हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पर। और ये है टेस्ट नंबर 1 पॉलिटी का और मेरा नाम है प्रिया। और ये 2024 के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, रीजनिंग एंड टेस्ट। तो टेस्ट आप करते रहिए। तो टेस्ट में लाई हूँ जो कि इसमें जनवरी का करंट अफेयर भी है, 2023 की जनवरी का। तो पीटी 2024 के लिए टेस्ट नंबर 1 जनरल स्टडीज, जो कि पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट है, जो कि हिंदी में होगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो हम इंग्लिश वाला भी टेस्ट लाएंगे, लेकिन इसको मैं 2 पार्ट में करवाऊंगी। और क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। और 2 पार्ट में इसलिए ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। और बाकी आप एंजॉय करिए और टेस्ट को करिए। सेकंड 2 पार्ट में आएगा टेस्ट, अगर हो सकेगा तो एक ही पार्ट में कंप्लीट करा दूंगी, नहीं तो 2 पार्ट लाऊंगी। और हाँ, इसके पहले आरओ यूपीपीसी जो भी टेस्ट है सब हम आपके लिए लाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो है इसमें देख लीजिए सिलेबस क्या है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में जो है कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म एंड टाइप्स है। पॉलिटिकल सिस्टम एज स्टेबलाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, द preamble, the union and its territory, and citizenship, fundamental right and directive principle of directive principle of, आपको पता है, डीपीएचपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इमरजेंसी प्रोविजंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में जिस टेस्ट के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप बहुत अच्छा होने वाला। और हाँ, इसमें रेफरेंस बुक भी है। 9th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी भी, और 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड, और 11th की एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। सब कुछ इंक्लूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और स्टार्ट करने पर से आपका क्या हो काम है, पहले चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और चलिए, और हाँ, जो भी फीडबैक देना हो या जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो सब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका टेस्ट, हिंदी माध्यम टेस्ट 1 विजन आईएएस का टेस्ट 1 है, भारतीय राज्य व्यवस्था। और ठीक है, सिलेबस तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एनसीईआरटी भी है, सिलेबस भी जो आपको दिया गया है सब कुछ है, और करंट का है जनवरी का, और लक्ष्मीकांत भी इसमें इंक्लूड है। तो रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 1। तो ये देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको 1 3 नेगेटिव मार्किंग है। सब कुछ तो पता ही होगा आपका। चलिए अब स्टार्ट ही कर देते हैं हम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 1 मिनट। संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सात से संविधान के कार्य हैं? पहले आप खुद से करिएगा, फिर देखिएगा। यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिसमें समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आप सही उत्तर चुनेंगे। तो ठीक है, सही उत्तर चुनिए, कौन सा होगा सही। तो यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिसमें समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। सही बात है। यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। ये भी सही है। यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। ये बात भी सही है। तो संविधान को व्यापक रूप से किसी राष्ट्र, राज्य, सामाजिक समूह के मूल सिद्धांतों और कानूनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सिद्धांत कानून की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। इसमें निवास करने वाले लोगों की कुछ अधिकारों की गारंटी भी प्रदान करते हैं। संविधान के मूल कार्य क्या है? किसी भी समूह के सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ मूल नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह में सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। अगर बात करें तो इस प्रकार यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिसमें समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय बना रहता है। तो ये सारी चीज, चार मतलब तीनों की दोनों बातें सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया है?
तो भाग 4 में या भाग 3 में या भाग 14 में 16 है और या भाग 17 में, तो कौन से भाग में है ये बात? ये जो बात की गई है भाग आपके 16 में की गई है। तो भाग मतलब अगर बात करें तो भाग 4 के बाहर निदेशक तत्व हैं, मतलब डीपीएसपी है। भाग 4 में शामिल निदेशक तत्वों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी कुछ निदेशक तत्व विद्यमान हैं। ये हैं सीमाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप संबंधित सेवाओं और पदों की नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ये भाग किसमें कहा गया? भाग 16 में अनुच्छेद 335। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं? मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। सभी मूल अधिकार स्व निष्पादन योग्य हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये जो सही है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के लिए बीच संतुलन स्थापित करते हैं, ये बात सही है। कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी को कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगते हैं ना, ये भी ये सही है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिले हैं, सही है। और अगला क्या है? अगला है सभी मूल अधिकार स्व निष्पादन योग्य नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो इन मूल अधिकारों में कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। ये नागरिक विदेशी लोग तथा कानूनी व्यक्ति जैसे निगम में कंपनियां हों, इनके लिए नहीं होता है। तो यह सीमित नहीं है, किंतु इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं, ये आपको पता ही होगा। और इनमें कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं, जिस वजह से ये दूसरा भी सही है। और ठीक है, तो अगला हम करेंगे, हाँ, इनके संचालन दायरे की बात करें तो आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा अनुच्छेद 31 बी अधिनियमों में मानीकरण 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 31 सी में निदेशक तत्वों को प्रभावित करने की विधियों की व्युत्पत्ति मतलब द्वारा सीमित किया गया, मतलब ऐसे सीमित है, ऐसा नहीं कि आप कहीं तक भी कर सकते हो। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, जातिगत और जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी है। तो ऊपर इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? वो कथन सही होगा आपका अम, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार एवं वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, सही बात है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना 2011 के आधार पर की जाएगी, ये भी सही है। इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी, ये बात भी सही है। तो इस तरह सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 5। हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये जो सही है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। क्यों गलत है? अब आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि हाल ही में पहले तो इसका करंट न्यूज बता दूं तो ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जारी किया गया हाल ही में। इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसके एक बार जारी किया जाता है, नहीं, इसको 2 बार जारी किया जाता है। तो इ- इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है, वैश्विक आर्थिक विकास संभावनाओं की जांच करता है। तो ये किसके किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल, तो क्या ये मुद्रा का द्वारा जारी किया जाता है? ये सब गलत है। मंदी के कारण बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरें, घटते निवेश और रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान के लिए भी ये जिम्मेदार मतलब काम करता है यहाँ पर। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अनुसूची है, उपबंध है, देखते मिलान करना है कौन सी अनुसूची किसमें मिलान होगा।
तो अनुसूची चार मतलब देखना कौन सा मिलान सही है। अनुसूची चौथी क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधित है। छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है। और 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा उपबंध सही है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प दिया है, एक सही है कि दो तीन सही है कि एक तीन सही है कि एक दो तीन सही है। तो कौन सा सही है, तो ये जो सही है ये आपका है केवल 1 3 सही है। चौथी अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करता सही है। 10वीं अनुसूची संसद के सदस्य को निर्भरता मतलब जिसमें दल बदल का कानून है ना, ये है। और छठी अनुसूची क्या, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है, तो ये गलत है, क्योंकि जो छठी अनुसूची है ये असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बंधों से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, इसलिए ये गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा आपका। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयीकरण के क्षयीकरण पदार्थ है, मतलब कौन ओजोन के क्षरण में मतलब हेल्पफुल कर, मतलब कौन क्षरण में भाग लेता है। तो मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमो क्लोरोफार्बन या कार्बन टेट्राक्लोराइड या मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ये जो है चारों के चारों ऑप्शन सही है। मिथाइल ब्रोमाइड भी हाइड्रोब्रोमो क्लोरोकार्बन है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, तो चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला 8वां नंबर का क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति के निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई। तो स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश, स्वर्ण सिंह के बारे में पूछ रहा है, उनकी समिति की कौन सी सिफारिश ये मूल कर्तव्य में आप पढ़े होंगे। तो ये पहला ऑप्शन है, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने संसद को सशक्त बनाना, क्या ये सही है। तो ठीक है, तो देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य, एक करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय से प्रसंगत नहीं किया जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन बी सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने पर सुझाव देने के लिए कांग्रेस सरकार ने 1975 में स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी, और ये केंद्र कांग्रेस की सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया था। कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया था। इस संशोधन के दौरान संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग कौन सा 4A जोड़ा गया था, और भाग एक जोड़ा गया था कब, 1976 में जोड़ा गया था। और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद अर्थात 51A है, मतलब ये जो 4A में है इसमें केवल 51 एक ही अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, 51A। और ये है, यदि यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने का सुझाव दिया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन में इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। महत्वपूर्ण बात यह समिति की कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। और ठीक है, अब आगे करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्य नहीं, मतलब सीबीआई का कार्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो केंद्र सरकार कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना, क्या है, बताइए। तो और बम विस्फोटों, विमानों और जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के अधिकारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना, पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो, अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना और आपराधिक जानकारी प्रदान करना, मतलब का प्रसार करना। कौन सा सही है, बताइए बताइए। तो मैं बता दूं, गलत पूछा है ये। ओके, तो ये हो जाएगा बी। बाकी ये सब तो काम है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करेगा, ये भी है। लेकिन ये बम विस्फोट, विमानों और जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच नहीं करेगा ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ओके, तो इसलिए अब हम करेंगे अगला। तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में बता दूं तो 1963 में आपके सीबीआई की स्थापना हुई थी। गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी। बाद में इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के स्थान के में स्थानांतरित कर दिया गया। अब इसे संबंध कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो सतर्कता मामलों को देखता था का भी सीबीआई ने विलय कर लिया, और सीबीआई की स्थापना का अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम कमेटी 1962 से 64 द्वारा की गई थी। हाल ही में
सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रतिवर्तीयता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। ये पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, या दोनों, या कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा, ये आपका सही होगा। दोनों का दोनों सही होगा। यह प्रतिवर्तीता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है या पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। तो बात दोनों सही है कि उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो 20 मतलब BIS ने मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग किए जाने वाले यूएसबी टाइप सी पोर्ट, प्लग और केबल के लिए मानक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य 2025 तक देश में बेचे जाने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सामान्य चार्जिंग समाधान प्रदान करना है। सामान्य चार्जर की आवश्यकता क्यों है, तो इसकी बात करें तो इससे प्रति उपभोक्ता चार्जर की संख्या में कमी होगी। इस प्रकार भारत में ई अपशिष्ट को कम करने में सहायता मिलेगी। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी लॉक इन प्रभाव, जिससे उपभोक्ता का निर्माता पर निर्भर हो जाता है, जो कम करने में मदद मिलेगी। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों को एक प्रोसेसर से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, अगर यूएसबी की बात करें, यूएसबी जो ए होता है चपटा और आयताकार आकार वाला होता है। यूएसबी बी जो होता है कई कई डिजाइन होते हैं, किंतु जो इसका सामान्य आकार वर्गाकार होता है। यूएसबी टाइप सी घुमावदार किनारे वाला एक छोटा आयताकार उपकरण होता है। तो टाइप सी चार्जर आपके पास होगा ही, अगर होगा तो देख लीजिए। ABC। तो 11वां होगा, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार अध्यादेश को शुरू किया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ने, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, या 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम ने, या 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम ने? तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश जारी किया था? तो पहली बार अध्यादेश किसने जारी किया था? किया था 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने। तो वर्ष 1857 के महान विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि देश के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। एसोसिएशन की इस नीति के अनुसार ब्रिटिश संसद ने 1861, 92 और 1909 में 3 अधिनियम बनाए थे। 1861 का जो था, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण युगांतर की घटना है। इस अधिनियम की विशेषताएं थी, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया के संबद्ध कर प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की, और कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करना चाहिए, इसकी भी बात की गई। और इसमें बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां पुनः प्रदान करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई। और इसने बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया, जिनकी स्थापना 62, 86 और 97 में की गई थी। अब अगला करेंगे हम 12वां नंबर का क्वेश्चन। संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ उसे भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी? चंपकम दोराई राजन मामले 1951 ने, या गोलकनाथ मामले 1967 ने, या केशवानंद भारती मामले 1973 ने, या मिनर्वा मिल्स मामले 1980 ने? तो ये जो बात की गई थी कब की गई थी? ये की गई थी चंपकम दोराय राजन मामले 1951 में। तो चंपकम दोराय राजन मामले 1951 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के लिए अनुयायी के रूप में कार्य करना और उनके अनुरूप होना चाहिए, लेकिन मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बैंकिंग, समवर्ती, कृषि, राज्य, व्यवसाय संघ। ऊपरी में से कितनी युग्म सही सुमेलित है? कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, केवल एक युग्म सुमेलित है, केवल 2 युग्म सुमेलित है, तीनों युग्म सुमेलित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी।
केवल एक सुमेलित है। तो इस तरह के यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने अगर 2023 का दिया होगा तो देखा होगा। तो इसमें जो है बी सही है, कौन सा सही है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित किया है। इसकी 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना। और संघ सूची में 98 विषय और राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव स्थिति में क्या कर सकते हैं, तो केंद्र का मान्य होगा। तो जो बैंकिंग है यूनियन लिस्ट में है। बैंकिंग क्या है, समवर्ती में थोड़ी ना है। बैंकिंग जो है यूनियन लिस्ट में है, ना कि समवर्ती में है। और जो अगला है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट में है, ये सही है। तो दूसरा सही है। व्यवसाय जो है मतलब व्यवसाय किस में है, व्यवसाय जो है ये है यूनियन लिस्ट में। ओके, तो इस तरह से एक सही है केवल। निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय के ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? भीम सिंह जी मामला, इंदिरा साहनी मामला, या मिनर्वा मिल्स मामला, या किहोतो होलोहान मामला। तो इसमें किसमें कहा था, निम्नलिखित निर्णय में से उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के ढांचे का भाग है। ये बात कहा था मिनर्वा मिल्स मामला ने। तो मिनर्वा मिल्स मामला कब आया था, 1980 में आया था, 1980 में। और ये उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान किया था। न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान द्वारा सीमित है। इसलिए संसद स्वयं को सीमित शक्ति प्रदान करने के लिए इस समिति शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। इसके अलावा न्यायालय के बहुमत से यह निर्णय दिया कि संशोधन की संसद की शक्ति नष्ट करने की शक्ति नहीं है। इस निर्णय ने संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के खंड 4 और 5 को निरस्त कर दिया था। ठीक है, अब अगला है 15वां, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे प्राय पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है, कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणु को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है, केवल एक और दो, तो केवल तीन, केवल दो तीन, या केवल 1 2 3, तीनों के तीनों? तो इसका जो आंसर होगा ये बी होगा, केवल तीसरा सही है। इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जाता है। तो इसको बता दें, अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने लगभग एक सदी पहले पदार्थ की अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसलिए इनका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। इस अवस्था को प्राय पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है, इसलिए ये वाला गलत है। ओके, और जो इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणु को परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो के तापमान पर ठंडा किया जाता है। इस बिंदु पर परमाणु के समूह एकल क्वांटम पिंड के रूप में कार्य करने लगते हैं, जिसे तरंग और कण दोनों के गुण शामिल होते हैं। तो कथन 2 इसलिए सही नहीं है, और बाकी तीसरा सही है। आगे करेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान में मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान के मुक्ति की बात की जा रही है। तो राज्य के कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो कथन सही है वो पहला सही है, क्योंकि राज्य के कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशेष धर्म अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है। ये बात सही है। व्यवस्था धार्मिक संस्थान धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। तो ये गलत है। क्यों? इसका निर्माण तब होता है जो कुछ तत्वों के सॉरी इस सॉरी सॉरी हाँ, तो ये जो दूसरा गलत है ये क्यों है? क्योंकि यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने पर उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है और धर्म को बढ़ावा देना या बनाए रखना नहीं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अगला है 17वां, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही? वित्तीय आपातकाल को पता है ना आपको? वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 360 में। ओके, तो केंद्र को राज्य के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। क्या सही है? राष्ट्रपति धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, या राष्ट्रपति
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को कटौती के लिए निर्देशित कर सकता है। तो इसमें कथन कौन सा सही है? एक या एक दो या दो तीन या एक दो तीन। तो इसमें से कथन जो सही है कौन सा है? तीनों के तीनों कथन सही है। केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण भी प्राप्त होता है। सही बात है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें भारत या उसके राज्य क्षेत्र किसी के भाग की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्येक संकट में है, तो वह अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणाम इस प्रकार है, जैसे केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार, किसी राज्य के वित्तीय और औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन का निर्देश देना, और राष्ट्रपति यदि चाहे तो इस उद्देश्य के लिए ऐसे अन्य पर्याप्त और आवश्यक निर्देश दे सकता है। ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है, जैसे कि राज्य में सेवारत सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन या भत्तों में कटौती, और राज्य की विधायिका या द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयकों को विचार हेतु आरक्षित करना। तो ये सारे दोनों कथन, ये सारे सब कथन सही है। अब करेंगे 18वां। भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, संघ सरकार को या उच्चतम न्यायालय को? तो भारत संघ में नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो वो जो प्राप्त है वो प्राप्त है संसद को। तो नए राज्य का प्रवेश की स्थापना अनुच्छेद 3 में दिया गया है। तो आपको आर्टिकल बता दूं, आर्टिकल 3 में अधिकृत कहता है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत शामिल नहीं है। किसका? नए राज्यों। जैसे नए राज्यों का प्रवेश हमारे इसमें शामिल नहीं है। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित है, और अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह शक्ति है कि यह विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह उचित समझे या संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति, इसलिए विकल्प ए सही है। ठीक है। और पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश से लेकर है जो पहले से ही अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों के गठन से लेकर है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। तो इस संसद को शक्ति प्रदान है। 19वां की बात करें तो निम्नलिखित कौन सा संसदीय लोकतंत्र के लाभ है? संसदीय लोकतंत्र के लाभ है। उत्तरदायी सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व है, शक्तियों का कठोर पृथक्करण या विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। तो निम्न दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2 3 2 3 4 1 2 और 1 2 4। तो इसमें से जो सही है वो आंसर आपका हो जाएगा 1 2 4। ये पहला उत्तरदायी सरकार सही है, और व्यापक प्रतिनिधित्व ये भी सही है। शक्तियों का कठोर पृथक्करण ये गलत है। विधायक का कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य ये भी सही। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। उत्तरदायी सरकार है, सही बात है। शक्तियों का कठोर होना नहीं है बल्कि लचीला होना है। और ठीक है, मतलब इसके विरुद्ध है ना कि इसके पक्ष में। तो अगला क्वेश्चन है 20। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है? वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचना या उपाधियों का अंत या निर्वाचक नामावली में शक्तियां शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के आधार नहीं है। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो संविधान के प्रावधान में कौन सा राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है? राजनीतिक समता की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पहला सही है, वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन सही है। उपाधियों का ये नहीं है। निर्वाचन नामावली में शामिल शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता आधार नहीं है, ये भी सही है। तो 1 3 सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि इक्वालिटी समता का आशय समाज के किसी भी वर्ग के विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रदान करना है। तो संविधान में कुछ ऐसे उपबंध है जिसमें राजनीतिक समता का प्रावधान किया गया, जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में शामिल करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल कौन से में बात की गई है? तो यह बात की गई आर्टिकल 325 में। और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे, ये बात की गई आर्टिकल 326 में। ठीक है, तो इस तरह से सही हो जाएगा, 1 3 सही हो जाएगा। ठीक है। और जो मूल अधिकार संबंधित अध्याय के निम्नलिखित प्रावधान नागरिकता समानता सुनिश्चित करते हैं। धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध
और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता और अस्पृश्यता का अंत, ये सब आ जाएंगे फंडामेंटल राइट में। अगला करेंगे हम 21 नंबर का क्वेश्चन। भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और संविधान संशोधन विधेयक को संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन संबंधित को आधे राज्य के विधान मंडलों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ऊपर इनमें से कौन सही है? एक, दो या दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो पहला सही क्यों नहीं है कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या होता है? और लोकसभा का मनोनीत सदस्य मंत्री और गैर सरकारी सदस्य हो सकता है, इसलिए कथन सही नहीं है। तो गैर सरकारी सदस्य भी हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संविधान के संघीय क्यों गलत है? यदि विधेयक संविधान और संघीय प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है तो इसे आधे राज्य के विधान मंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। किससे? विशेष बहुमत से नहीं, बल्कि साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान से होता है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन डी। अब 22वां क्वेश्चन कौन सा है? समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समझ समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकारों का अभाव है। जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा केवल 2 सही होगा। क्योंकि जहाँ समान और असमान लोगों के अलग अलग व्यवहार किया जाता है, वहां पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। वह लागू नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 में यह लिखित है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि की समझ समता या विधियों के समान संरक्षण में वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो, यह अधिकार सब पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति पद विधिक व्यक्ति अर्थात संविधिक निगम कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति शामिल है। तो पहला गलत क्यों नहीं, गलत क्यों है बताते हैं आपको। विधि के समझ समता एक नकारात्मक अवधारणा है और विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि और अवसर न्याय की समानता स्थापित करना है, फिर भी ये इसीलिए ये गलत है पहला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत निर्वाचन तंत्र या राज्यपाल की नियुक्ति। इसमें ऑप्शन है 1 2 3 4 या 1 4 5 या 1 3 4 5 या 1 2 3 4 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सारे के सारे सही हो जाएंगे। एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत निर्वाचन तंत्र और राज्यपाल की नियुक्ति, सभी के सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और उसके आचरण में निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ये बी, समता का अधिकार। तो समता के अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 14 से 18 में है। तो कौन सा अधिकार अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो ये इसी में आएगा ना, समता के अधिकार में। तो अस्पृश्यता का कौन से में आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल नंबर कौन सा? 17। तो अस्पृश्यता का अंत किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध है, ये आर्टिकल 17 में बात की गई है। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के संदर्भ में इनके कथन पर विचार करें। आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं होता है, तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। दूसरा है, आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सही होगा पहला। यह जो है, यह जो किसको क्या बात की गई? यह आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है तथा यह बताया जाता है कि आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं के संबंध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए। यदि आयोग की किसी सलाह को राज्य सरकार द्वारा नहीं माना जाता है तो उसके लिए भी तर्कपूर्ण उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्या अधिकार नहीं है। तो जो दूसरा है ये सही है, राज्यपाल को सौंपता है।
नहीं नहीं, राज्यपाल को दूसरा कहा मैंने, तो पहला पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि राज्यपाल को नहीं बल्कि ये राज्य सरकार को सौंपता है। ठीक है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन है 26। हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारी विघटन घटना, टाइडल डिसरप्शन इवेंट का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? ये दो दैनिक ज्वारों के बीच समयांतराल की समाप्ति है, यह पृथ्वी के चुंबकत्व का व्युत्क्रमण है, या चंद्रमा की सतह पर एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है, ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है। तो ये जो आंसर होगा ये सही हो जाएगा आपका, ये डी, या ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है। ठीक है, तो हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा के टेलीस्कोप द्वारा एक विशाल ब्लैक होल के तारे के विनाश या उसे उसे अपने अंदर समाहित करते हुए देखा गया था। ब्लैक होल द्वारा किसी तारे की समाहित करने की यह घटना पांचवा निकटतम उदाहरण थी। यह घटना पृथ्वी से 250 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक अन्य आकाशगंगा के केंद्र में घटित हुई थी। ब्लैक होल द्वारा किए गए मतलब तारों को समाहित करने की खगोलीय घटना को ज्वारीय विघटन मतलब टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहा जाता है। याद कर लीजिए इसको। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 के निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है? 358 और 359। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, या अनुच्छेद 360 के तहत द्वितीय आपातकाल के, या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, या डी अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन। तो ये जो आंसर आपका होगा वो होगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय। ठीक है, इस तो 358 और 59 राष्ट्रीय आपातकाल 352 के में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। कौन से मूल अधिकार 19 के निलंबन से संबंधित है? और जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों से निलंबन, जैसे जो 359 है ये किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 20 और 21 के प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। तो ये हो जाएगा 28वां नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत विनियमित है? सोशल मीडिया साइट्स, ओवर द टॉप मतलब ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाएं, ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं, डिजिटल समाचार साइट्स। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो केवल 1 2 3 4 या 1 2 4 या 1 2 3 4। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो आंसर आपका सही होगा सी, 1 2 और 4। तो सोशल मीडिया साइट्स, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सेवाएं और डिजिटल समाचार साइट्स। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 2 4 28। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद लिए पात्र होता है। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के लिए पात्र होता है, न कि देशीकृत नागरिक। तो कौन सा सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, या एक दोनों, या कोई नहीं? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका सी सही होगा। सी सही होने का मतलब दोनों ही गलत आंसर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब भारत में ऐसा नहीं है कि मतलब जो बाद में नागरिक बनेगा वो भी राष्ट्रपति के लिए नियुक्त होगा, लेकिन अमेरिका में क्या होता है, जो जन्म से लेता है, जो जहाँ का जन्मा हुआ होता है वही वहाँ का नागरिक मतलब राष्ट्रपति बन सकता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों के संबंधी निम्नलिखित कथनों पर बात करेंगे। हम तो मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। संविधान उनके उल्लंघन के लिए के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करती है। तो कौन सा सही है? तो सही है पूछा है, तो ये जो है दोनों सही है, क्योंकि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। भाई विदेशी लोग क्यों करेंगे? संविधान उनके उल्लंघन के लिए के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं कर सकता, ये भी सही है। फंडामेंटल राइट के लिए तो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन इसके लिए थोड़ी ना है कि आप चले जाओ वहां पर। तो आर्टिकल 31 तो 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 से 1 के तहत वर्णित मूल कर्तव्य है? ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, या मतदान करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? केवल 1 2, केवल 1 2 3, 1 4 और 2 4। तो इसका जो आंसर सही होगा वो सही होगा तो बी। बी मतलब ये ज्ञान अर्जन या सुधार की भावना का विकास, ये सही है। और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते हैं सतत विकास क्या करना, ये भी सही। मतदान का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हो आप, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 32 आर्टिकल।
अगला क्वेश्चन 32 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन की बात करने को कहा है, तो कौन सा सही होगा? ये सही होगा दूसरा। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है। प्रत्येक 6 माह पर सांसद के अनुमोदन द्वारा इसे संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पहला गलत क्यों है? पहला गलत इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर ना कि 2 माह के भीतर माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि इसकी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत वर्णित है, 352 के तहत वर्णित है और यह मूल रूप से संसद द्वारा अनुमोदित की गई समय सीमा 2 माह थी। मतलब जब यह हुआ था तब मूल रूप से संसद द्वारा इसकी सीमा कितनी थी? 2 माह थी। किंतु 1978 में, कब? 1978 में क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको कम करके 1 महीने कर दिया गया था। अब 33वां है। भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की मूल संरचना का भाग है? सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, या संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र, या शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति, और ये जो सरकार ये अगला हो जाएगा, ये नहीं हो, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली नहीं होगा, संविधान की पंथनिरपेक्ष चरित्र होगा, शक्तियों का पृथक्करण, ये भी सही हुआ। इस तरह से ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, 1, 3, 4 सही होगा, बाकी नहीं। अगला करेंगे हम 34। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विशेषता और ली गई कहाँ से? नीति निर्देशक तत्व आयरिश से, सही है। मूल अधिकार फ्रांस के संविधान से, और संसद के दोनों सदनों की ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक की बात कही गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही होगा ये सी हो जाएगा, 1, 3 सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से, और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस से, नहीं लिया गया। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया, तो 1, 3 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है 35। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व, मतलब डीपीएसपी 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए थे? प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने की शिक्षा उपलब्ध कराना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। इसमें से कौन सा सही है? तो ये जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा 1, 3। तो प्रारंभिक वाले कौन सा सही जोड़े नहीं है? जोड़े गए हैं 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये नहीं जोड़ा गया था। ये जोड़ा कब गया था? ये जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें आर्टिकल 45 में बात की गई थी। ठीक है। 21 आर्टिकल में मूल अधिकार इसको बना दिया गया था। और अगला कौन सा है? अगला उद्योग और ये तो सही है, उद्योग के प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सही है। और ये जो है गलत है, आय, स्थिति सुधारों और अवसरों के असमानता को कम करना, ये जो है ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये जो है ये 1978 में जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 38 में। ओके, 38 जोड़ा गया था। अगला है 36वां। भारत सरकार अधिनियम 1935 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रांतों और रियासतों की इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। दूसरा है, इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। और उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो एक, केवल दो, या एक दोनों। तो ना तो एक ना तो दो। तो ये जो सही है ये हो जाएगा केवल एक। इसने प्रांतों और रियासतों की इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, सही है। इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की, नहीं, सभी में लागू नहीं की, कुछ में लागू की। इसने 11 प्रांतों में 6 सदनीय व्यवस्था लागू की थी, न कि सभी में।
37 है, भारत में संवैधानिक अपकृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है। दूसरा है, न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। तो बड़ी कथन में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोनों ही कथन सही है। भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारी द्वारा दिए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व की को शासित करता है, या फिर न्यायालय ऐसे मामलों को पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा दे सकता है, ये सब कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन 38, विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोकतांत्रिक विशेषताएं है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित होने में निहित होनी चाहिए। चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का मूल्य होना चाहिए। सरकार विधियों का विनियमों का द्वारा सीमित नहीं होती है। तो कौन सा सही उत्तर है? 1 2 4 2 3 4 1 2 3 या 1 3 4? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका इसमें जो चौथा है ना, सरकार विधियों द्वारा विनियमों द्वारा सीमित नहीं है, सीमित है। ये चौथा अगर गलत है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर सी पा सकते हो और बाकी सब देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? 39, भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित करना, मतलब सुरक्षित करना। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, गोवध पर रोक और सहकारी समितियों का प्रचार। मतलब डीपीएसपी तत्वों में से कौन से उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित हैं? तो ये बौद्धिक सिद्धांत उदारवादी पे कौन से आधारित हैं? तो वह है केवल बी। तो उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत इस श्रेणी में उन तत्वों को शामिल किया जाता है जो उदारवादी की विचारधारा संबंधित हैं। ये तत्व राज्य को निर्देशित करते हैं। जैसे भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44 की बात की जाए, और सभी बच्चों मतलब बालकों में 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जो कि आर्टिकल 45 में है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों की व्यवस्थित करना आर्टिकल 48 में है। और पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 48A में है। और राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक, ऐतिहासिक, अभिरुचि संस्मारक या स्थानीय व वस्तु का संरक्षण आर्टिकल 49 में है। ठीक है, अब अगला करेंगे 40, लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देशों ने भारत के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जापान ने, फ्रांस ने। तो कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। ठीक है, लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देशों के भारत के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान हुआ? वो संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, अगला कौन सा है? तो 41 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में की होती है तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 1947 में अपनाया। तो परिक्रम में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या दोनों, या कोई नहीं, या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी, दोनों ही गलत है। जब जब भी संविधान की बैठक होती है ऐसा थोड़ी ना राजेंद्र प्रसाद हमेशा ये मतलब अध्यक्षता करते थे। और ये इसको राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 1947 में अपनाया गया था। ये थोड़ी ना अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और जो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया था। इसमें संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन की निर्धारित किया, और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 द्वारा सार्वभौम मतलब से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे तो इसमें एक थोड़ी ना है। तो संविधान सभा की 2 अलग-अलग कार्य सौंपे गए थे, अर्थात स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए सामान्य कानून लागू करना। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, तथा जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मवलंकर करते थे। ठीक है, जीवी मवलंकर करते थे जब इसकी अध्यक्षता विधायिका होती थी। तो मवलंकर इसके लिए कथन पहला मतलब सही नहीं है। अब समझ में आ गई होगी आपको बात। अब करेंगे 42, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति NCST के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। मूल संविधान ने अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, सही बात है। मूल संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था। इस आयोग के सदस्य की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित होती है। गलत क्यों है? तो 1990 की बात करें तो 1990 के में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। अनुसूचित जनजाति के हितों की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए प्रावधान रखा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति का विभाजन कर दिए गए तथा दोनों के लिए पृथक पृथक आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 2003 में 89 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा की गई और संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके 338 ए जोड़ा गया। 338 ए जोड़ा गया। अमेंडमेंट कौन सा था? 89 अमेंडमेंट था और जोड़ा गया था और इसलिए कथन 2 सही है। और 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा इनके हस्ताक्षर, मुहर सहित आदेश द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनकी सेवा शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। अगला क्या है? 43वां, निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB के रूप में नामित करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो ये जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। घरेलू प्रणाली महत्वपूर्ण बैंक जो है उसका अर्थ है कि ये बैंक आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है तथा इनके विफल होने की संभावना कम है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कुछ बैंक अपने आकार, अंतर क्षेत्रीय गतिविधियों, सम्मिश्रण और प्रतिस्थापना की कमी तथा अंतर संबद्धता के कारण प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिन बैंकों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक है उन्हें इस समूह का हिस्सा माना जाता है। 44वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार का हिस्सा है? तो किसी राज्य के बाहर न निकाले जाने का अधिकार है और विदेश यात्रा करने का अधिकार या मौन रहने का अधिकार है, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार। तो कौन सा सही है? 3, 4, 1, 3 या 1, 2, 4 या 1, 2, 3, 4। तो इसमें से जो आंसर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा सी, 1, 2, 4। तीसरा गलत है, मौन रहने के अधिकार नहीं है और ऐसा कोई अधिकार नहीं कि आप मौन ही रहो। तो वो 1, 2, 3, 1, 2, 4 है। ताकि आप पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास बुक हो। तो 45 है, शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम द्वारा पारित होने के बाद जोड़ा गया। 86 अमेंडमेंट के से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और डी है, प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाना है, उच्च शिक्षा को नहीं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो आंसर सही होगा वो आपका सही होगा और डी, यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाना है, उच्च शिक्षा को नहीं। ये सही है, बाकी सब गलत है। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ। यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के पास अवस्थित है। उपयुक्त परिच्छेदों में से कौन सा ज्वालामुखी का वर्णन किया जा रहा है? माउंट किलाउआ का, माउंट स्टॉम्बली का, माउंट विसुएस का, माउंट एटना का। तो ये जो ज्वालामुखी है ये माउंट एटना है। तो सॉरी, माउंट एटना है। 1 मिनट, माउंट एटना नहीं है, माउंट किलाउआ है। तो अभी हाल ही में हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ नामक ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ। किलाउआ ज्वालामुखी सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। शील्ड ज्वालामुखी के कम सान्यता वाले मैग्मा का उद्गार होता है और इसलिए इस प्रकार के ज्वालामुखी की ढाल मंद होती है। यूएसए में स्थित हवाई मध्य प्रांत महासागर में 8 ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है। यह पश्चिम में केओर झील मतलब केओर द्वीप से लेकर पूर्व में हवाई द्वीप अर्धचंद्र का रूप में विस्तृत है। ठीक है, यूएसए में है ये और हवाई द्वीप में है। तो 47वां अनुच्छेद जो है 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में लिखित कथनों में विचार करना है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक 2 बार की गई है और राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी घोषणा 1975 में की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन है वो आपका है केवल 2 मतलब सी। राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ ईस्ट मतलब नेफा में चीनी आक्रमण के कारण 1962 में की गई। नेफा मतलब जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है, तो ठीक है, भारत में अब तक 3 बार ये लगा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 62 में, 1962 में
और 1971 में और 1975 में। ठीक है, 3 बार इसकी उद्घोषणा की गई थी। तो पहला कब किया गया था? पहला पहला उद्घोषणा जो है 1962 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण की गई थी। और राष्ट्रीय आपातकाल दूसरी घोषणा 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप किया गया था, जिसमें बांग्लादेश का डिवीजन भी हुआ था। और जो 71 वाला है, 71 कब हुआ था? 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ था, सही है। 75 जो हुआ था तीसरा उद्घोषणा हुआ था, ये राष्ट्रीय आपातकाल तीसरी उद्घोषणा 1975 में की गई। 1977 में दूसरी बार मतलब वो जो राष्ट्र क्या आंतरिक क्या उथल पुथल क्या जो भी लगा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, उसके लिए था। 48 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम करेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैश्विक जोखिम मतलब धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, या आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा, जर्मन वॉच द्वारा? तो वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? ये की गई विश्व आर्थिक मंच मतलब ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है 2023। ये रिपोर्ट वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट 5 श्रेणी मतलब आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक और सामाजिक और तकनीकी में विद्यमान प्रमुख जोखिमों पर प्रकाश डालती है। अगला है 49 क्वेश्चन। 49 क्या? प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करिए। गणतंत्र शब्द जर्मन संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संविधान से अपनाया गया है। तो ऊपर में से कौन सा कथन सही? एक दो, एक दो या एक दो कोई नहीं। तो ये जो कथन सही है वो सही हो जाएगा केवल दो। प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संघ से अपनाया गया। गणतंत्र शब्द जर्मन से नहीं लिया गया है, बल्कि उद्देश्य के जो मतलब जिसका अगर आपको याद है कि नहीं, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो तो ये जो है यूएसएसआर से लिया गया है। उद्देश्य क्या? मौलिक कर्तव्य और आर्थिक और सोवियत संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता आदर्शों के फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। किससे? फ्रांसीसी से लिया गया, ना कि जर्मन से। ठीक है, अगला है 50वां लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम सेकेंड में करेंगे। निम्नलिखित निकायों संस्थाओं में से किन का लेखा परीक्षण पूर्णतः मतलब प्रत्यक्षता, नियंत्रण या महालेखा मतलब कैग द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का, भारतीय जीवन बीमा निगम का, भारतीय स्टेट बैंक का? नीचे दिए गए कोट है, कौन सा सही चुनना है आपको? केवल दो, दो तीन, तीन चार और एक दो, एक तीन चार। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका केवल दो, भारत मतलब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग। तो इसमें निम्नलिखित संस्थाओं में से किन एक का लेखा मतलब कैग द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका किया जाता है, बाकी किसी का नहीं किया जाता है। तो अब कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा जरूर। अपना अपना फीडबैक हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जल्दी, कल कल तक ला देंगे। तो अगर आरओ का टेस्ट भी करवा दिया गया उसको भी देखिए। और ये हमारा नया चैनल तो प्लीज सपोर्ट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको सारे टेस्ट हम जल्दी ही उपलब्ध ऐसे कराते रहेंगे। आपका रिवीजन भी होता रहेगा, पढ़ते रहिए और टेस्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।